हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूं ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 6। इससे पहले ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है 5 वीडियोस आपके लिए अपलोड हो चुकी हैं और संविधान की भी वीडियो आपकी 12 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। कंप्यूटर की भी आपकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। रीजनिंग, मैथ, आप इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हो आगामी जितनी भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सुपर टेट, टेट या सी टेट का एग्जाम हो, और चाहे वो आपकी परीक्षा एनडीए या सीडीएस हो। इन वीडियोस का सभी एग्जामों में आपको लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो पार्ट नंबर 6 के नाम से जो एमसीक्यूज हैं ज्योग्राफी की, वो सीरीज आपकी जारी है और चलते हैं इस क्वेश्चन की यात्रा में। लेकिन इससे पहले 3 बातों का आपको विशेष ध्यान देना है जो आपको सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। तो इन बातों के साथ आज की क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं और चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की यात्रा पर। तो क्या लिखा है आपके सामने? पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और इन परीक्षाओं में जो सवाल आए हैं, मैं सारी परीक्षाओं के सवाल लेके आया हूं आपके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सीरीज स्टार्टिंग से चल रही है, बस आप इनका लाभ उठाइएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइन्स नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? देखो सवाल ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइन्स नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? या उत्तर की साइड में स्थित है या दक्षिण की साइड में स्थित है? तो मुझे बताओ इस सवाल का जवाब आप क्या देना चाहेंगे। क्या झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या मणिपुर है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए बताइए। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइन्स नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा के जो उत्तर में स्थित है। अब कर्क रेखा के उत्तर में, पहले मैं आप लोगों को कर्क रेखा के बारे में बता देता हूं। अभी देखिएगा, ये कर्क रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, भारत के 8 राज्यों से पास होती है। सबसे ज्यादा कहां से? मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहां से? सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। और वो बोल रहा है कर्क रेखा के नॉर्थ में कौन है? तो आप देखेंगे कर्क रेखा अगर ये है, ये आपके कर्क रेखा है कि सर ये कर्क रेखा आपने बताई है, ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन है? मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में कौन है? मणिपुर है। लेकिन आप यहां पर जब सवाल देखेंगे तो सवाल में क्या कहा है कि सर त्रिपुरा है, मिजोरम है, झारखंड है। आप खुद ऑब्जर्व करो, इन तीनों प्रदेशों से तो कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के ऊपर कौन है? मणिपुर है। कौन है? मणिपुर है। नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, ये बात याद रखना है। कौन रेखा? कर्क रेखा के उत्तर में है। याद रखना, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो क्या बताएंगे इसमें आप? मणिपुर बताएंगे। इस सवाल का जवाब क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले कहां से गुजरती है? गुजरात। गुजरात के बाद कहां पर? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद कहां जाती है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद कहां से? उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम चलते हैं यहां पर सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब के यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो आप लोगों को एक बात याद रखनी बड़े आसान तरीके से, जो उत्तरी गोलार्ध में होगा उसके जस्ट अपोजिट, मतलब विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। जैसे ऐसे समझिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। समझ गए? अगर वहां बड़ा दिन है तो दक्षिण में सबसे छोटा है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात है, तो उल्टा क्या याद रखना है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात है। बात क्लियर है? उल्टा याद रखो बस, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सवाल क्या पूछ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका मतलब यह हुआ, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है?
बताइए 22 दिसंबर कब होता है? 22 दिसंबर। तो ये बात आप लोगों को यहां से क्लियर हो गई होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें बी ऑप्शन आएगा, 22 दिसंबर आएगा। ये बात क्लियर है? जल्दी बताइएगा। ये जस्ट अपोजिट चलना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर ये तो बात समझ में आ गई, सर ये 21 मार्च क्या है, 22 सितंबर क्या है, ये डेज के बारे में थोड़ा सा बताते तो अच्छा लगता। तो चलो चलते हैं थोड़ी सी यात्रा पर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज सच दैट सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, इट इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टाइस। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं? विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सेम को क्या, इसी को क्या कहेंगे? समर सोलिस्टाइस। देखो शीत अयनात और क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनात। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात होता है, समर सोलिस्टाइस होता है दक्षिण में। अपोजिट करना है आपको कि ठीक है सर, थोड़ा सा बताओ सर। देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो ये तीन, देखो मेन याद रखना, 3-3 महीने में एक सीजन होता है। जैसे ये है समर सोलिस्टाइस, कौन सी तारीख? 21 जून। कौन सा? 21 जून समर सोलिस्टाइस। ग्रीष्म अयनात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यही कारण है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर उस दिन पृथ्वी पर ऊर्जा सबसे ज्यादा आ रही होती है सूर्य से। अगर सूर्य से सर्वाधिक ऊर्जा आ रही होती है तो हमें उस ऊर्जा से कनेक्ट होना है, योग करना है। योग का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना, सम होना। ठीक है, तो ये इसका मेन एक महत्व है। अब सवाल है कि सर 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च और सितंबर 23 सितंबर, इनको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इस दिन होता है इंडिकेशन उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का, और इस दिन इंडिकेशन होता है सर्दी का। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से ही संकेत हो जाता है कि भैया अब गर्मी पड़नी शुरू होनी है, और उत्तरी गोलार्ध में ही 23 सितंबर से मालूम हो जाता है कि अब शरद ऋतु आने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां समझ में आ गई होगी। तो ये सारी डेट आप लोगों को याद रखना है। 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सोलिस्टाइस, और 21 जून को होता है समर सोलिस्टाइस। कहां पर होता है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट चलना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पासिस थ्रू। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। कहने का मतलब यह है, भारतीय मानक समय तो आप सभी लोगों को मालूम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूरब को, 82.5 डिग्री, ध्यान देना, 82.5 डिग्री ईस्ट को, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, अब सवाल है कि ठीक है सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये सर कहना क्या चाहता है? तो आइए मेरे साथ देखिएगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। ये है भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री ईस्ट को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले कहां से? उत्तर प्रदेश। सबसे पहले कौन आया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन आया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद कौन? आंध्र प्रदेश। इस तरीके से भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। और इसके लिए अगर आप लोगों को याद करना है तो क्या याद रखना है? इलाहाबाद, प्रयागराज कि मिर्जापुर नामक जिले के नैनी नामक गांव से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ये बात क्लियर है? 82.5 डिग्री है, जीएमटी से 5.5 घंटे हमारे यहां समय ज्यादा होता है। ऐसे समझ के चलो, अगर लंदन में सुबह के 7 बजे हैं तो भारत में दोपहर के 12:30 बजे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे हम उससे आगे हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होगी। और इन प्रदेशों के नाम कैसे याद रखने हैं? द 5 स्टेट इन इंडिया थ्रू विच द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री पासिस थ्रू। उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश से गुजरती है कौन? भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है वो आपसे? क्या बता रहा है? थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पासेस। वो कह रहा है भूमध्य रेखा, इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा
किन किन देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? लाइन ऑफ इक्वेटर पासिस थ्रू विच कंट्रीज? आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए भूमध्य रेखा का मतलब क्या है कि सर अगर ये ग्लोब है तो ये बीच में जो ये रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो कह रहा है ये कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो मैं कहता हूं ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। सर कौन कौन से? मैंने कहा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सर सेकंड कौन है? अफ्रीका। सर थर्ड कौन है? थर्ड मैंने कहा सर एशिया है। अगर मैं एक देश और इंक्लूड कर दूं यहां पर ऑस्ट्रेलिया का, तो ये 4 महाद्वीपों से गुजर जाएगी। तो जनरली आप लोगों को यहां पर अगर सवाल पूछा जाए कितने महाद्वीपों से गुजरती है तो 4 ही बताना। कितने बताना? 4 बताना। कौन कौन से? सबसे पहले साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद क्या आएगा याद रखना, पहले साउथ अमेरिका आएगा, साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद एशिया, एशिया के बाद क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। इतने महाद्वीपों से गुजरती है। सर वो देश कितने हैं? तो आप कहोगे 13 देशों से गुजरती है। सर उनके नाम तो बताओ। आइए नाम देख लेते हैं। नाम आपके सामने है। द इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्री। इक्वेटर कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से, जिनमें से साउथ अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? साउथ अमेरिका के इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। और सर अफ्रीका के कौन कौन से हैं? साओ टोमे प्रिंसिप। साओ टोमे प्रिंसिप एक देश इकलौता एक है। नेक्स्ट गैबोन, नेक्स्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड युगांडा, केनिया, सोमालिया। अब एशिया में कौन कौन सा? मालदीव और इंडोनेशिया। सर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा? क्रिबाती। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा? क्रिबाती। सर इतने देशों से गुजरती है कौन? लाइन ऑफ इक्वेटर। लाइन ऑफ इक्वेटर। लेकिन सर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे भैया अब बचा क्या इस सवाल में? आप देखिएगा इस सवाल में बचता ही क्या है। तो इसका जवाब क्या आएगा सर? कोलंबिया से भी गुजरती है, केनिया से भी गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है। तो सर जवाब ये आएगा। सर ऊपर क्या है? जाम्बिया से नहीं गुजरती थी इस वजह से खत्म हो गया। सर सूडान से नहीं गुजरती इस वजह से खत्म हो गया। सर सॉरी मलेशिया से भी नहीं गुजरती। इसके नीचे क्या है? सर वेनेजुला से, इथियोपिया, इंडोनेशिया। सर वेनेजुला से नहीं गुजरती। इस तरीके से आपके ये सवाल सब गलत हो गए। इसमें सबसे बेस्ट जवाब क्या आया? इसका सबसे जवाब बेस्ट बी आया। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एक बार और बता दो। लो जी एक बार और देख लो अच्छी तरीके से मैप से। ये है पूरी पोजीशन। आपने कहा कि सर यहां से ये है इक्वेटर। इक्वेटर में सबसे पहले कौन आया? इक्वेडोर। ये इक्वेडोर है सबसे पहले। सर सेकंड नंबर पर कौन है? सर कोलंबिया है। सर थर्ड नंबर पर कौन है? सर ब्राजील है। और सर फोर्थ नंबर पर कौन है? मैंने कहा गैबोन है। सर फिफ्थ नंबर पर कौन है? कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया, साओ टोमे प्रिंसिप, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इन देशों से गुजरती है। आपके सामने सीक्वेंस के साथ ये मैप आपको बता रहा है। बस आपको प्रयास करना है, पेन रजिस्टर लेके बैठना है, काम हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है? ऑन 21st ऑफ जून द सन, 21 जून को सन की, सूर्य की स्थिति कैसी होती है? अब बड़ा अच्छा सा सवाल है। 21 जून को सूर्य की स्थिति कैसी होती है? जल्दी जल्दी बताए। डज नॉट सेट बिलो द होरिजन ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। अब बड़ा आसान तरीके से पूरी कहानी समझ लो। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून एक वह तारीख होती है जब उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल पर, याद रखना, नॉर्थ पोल पर 24 घंटे सूरज निकला होता है। सर कैसे? ऐसे। अब एक बात बताइएगा, यहां सूर्य की धूप पड़ रही है, यह है वो तारीख 21 जून। तो अब मुझे बताओ, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक, और इसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो यहां पर सूर्य लगातार ऊपर ही ऊपर है, इसके ऊपर ही तो सूर्य पड़ रहा है ऐसे। समझ गए? ठीक है। ये कंडीशन ध्यान देना। 21 जून को सूर्य नॉर्थ पोल, देख रहे हो नॉर्थ पोल पर क्या 24 घंटे का दिन रहता है। इस दिन 24 घंटे का दिन। आपने एक नाम सुना होगा, कंट्री का नाम नॉर्वे, मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं उसको। ठीक है। अब सवाल यह है कि ठीक है सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर एक बात और बता दो। सर ये भी देख लो, आपने देखा पोलर डे 6 मंथ का यहां दिन होता है नॉर्थ पोल पर। ठीक है। अब आर्कटिक सर्कल के भी ऊपर धूप ऐसे पड़ रही है, इसके भी ऊपर धूप ऐसे पड़ रही है। तो ये बात आप लोगों को यहां समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब यहां पर क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब आप सर फर्स्ट कहेंगे। डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। उत्तर
ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज के नीचे नहीं डूबता है, मतलब वहां तो सूर्य हमेशा निकला ही रहता है। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, डूबता ही नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल आपके सामने कहने का प्रयास करता है कि सर Which of the following longitude is known as standard meridian in India? अब वो कह रहा है भारत की मानक समय रेखा किसको कहते हैं? आप सबको पता है, जग जाहिर है 82.5 डिग्री। आपको कि सर क्यों कहते हैं? सर थोड़ा सा बताओ। तो हमें ये मालूम है, हमने ये देखा है, हमने सुना है, हमने ये पढ़ा है। अगर ये हमारा प्यारा देश भारत है, अगर ये हमारा प्यारा देश भारत है यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि सर एक लाइन तो ये है सर, और एक लाइन सर ये है। इस लाइन को हम बोलते हैं सर क्या? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और सर इसको बोलते हैं यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भारत का देशांतर विस्तार है। अब इधर 97 है, इधर 68 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो भारत का एक एवरेज टाइम आ जाएगा। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? इस लाइन का और इस लाइन को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो भारत की मानक समय रेखा मिली उसको 82.5 डिग्री कहते हैं। तो ये क्या आएगा यहां पर? ये वाला जवाब आ जाएगा। क्या आएगा? 4th जवाब आ जाएगा, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अभी तो पढ़ा है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। देखो ये सारी की सारी बात है। इसको भारत की क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा क्या होती है? 82.5 डिग्री ईस्ट, जिससे भारत का लोकल टाइम चलता है, जिससे भारत का लोकल टाइम चलता है। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन है। 24 टाइम जोन है। 15 डिग्री का एक टाइम जोन होता है। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए एक डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यह बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी और ऑलरेडी आप जानते भी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाउ मच द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखो ये तो जग जाहिर है, आप लोगों ने पढ़ा है और सुना भी है। अब देखो ये जीएमटी है और ये भारत की मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा। क्लियर है? तो जीएमटी से हम कितने दूर हैं? जीएमटी से हम 82.5 डिग्री ईस्ट में हैं, और 82.5 डिग्री ईस्ट में हैं तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। 15 डिग्री में कितना होता है? 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा। क्लियर है? अब 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दोगे तो घंटे आ जाएंगे। तो जब 82.5 डिग्री को 15 से डिवाइड करोगे तो कितने घंटे आएंगे? 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जीएमटी से कितने आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। 5.5 घंटे हम आगे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको कि सर एक बार और बता दो। लो जी, आ जाइए, इसको एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये पूरा की पूरी कहानी है, आप पढ़ने का प्रयास करो, आपके लिए सब कुछ बना हुआ है, बस आप इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो और योद्धाओं की भूमि में परीक्षा देने जाओ, आपका काम हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, ठीक क्या लिखा है? टाइम ऑफसेट, टाइम डिफरेंस, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज 5:30 hours ahead of the Greenwich Mean Time. Indian Standard Time was adopted, याद रखना, 1 सितंबर 1947 को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, कौन सी डेट? 1 सितंबर 1947 को 82.5 डिग्री को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर किया था, और उस दिन से ही हमारे यहां पर स्टैंडर्ड टाइम जोन का कंसेप्ट क्रिएट हुआ। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, when it is the noon along 82.5 degree east longitude, along what degree of longitude it will be 6:30 AM। मुझे उम्मीद है सारे योद्धा इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नहीं देंगे तो मेरे साथ आप चलिएगा, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, आप देखिएगा कि सर अगर ये है, ये ग्लोब है, वो कह रहा है जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर का मतलब समझ गए, पूर्वी देशांतर यहां पर है, तो ये 82.5 डिग्री तो भारत से है, 82.5 डिग्री तो ये इसकी बात कर रहा है। अगर मेरे यहां पर 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री तो भारत का मानक समय रेखा ईस्ट में, वो कह रहा है यहां पर कितना बजा है? दोपहर के 12 बजे हैं।
व्हेन इट इज नून, नून का मतलब दोपहर के 12 बजे। अगर यहां पर भारत में दोपहर के 12 बजे, बस याद रखो 12 नून। अगर भारत में 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं तो पूछ रहा है व्हाट डिग्री, डिग्री पूछ रहा है, डिग्री सुबह के 6:30 बजे पर कितनी डिग्री होगी, सुबह 6:30 बजे। अब एक बात बताओ, आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि सर जीएमटी लाइन, ये जीएमटी है सर, जीएमटी से मैं 5.5 घंटे आगे हूं। जीएमटी से मैं कितने घंटे आगे हूं? 5.5 घंटे आगे हूं। तो 12 बजे में से 5.5 घटा दो, वो जीएमटी में समय हो रहा होगा, क्योंकि मेरे यहां 12 बजे हैं, तो जीएमटी में कितना हो रहा होगा, क्योंकि मैं जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हूं। तो जीएमटी में से क्या कर दो, याद रखो, जीएमटी से मैं 5.5 घंटे आगे हूं, तो मेरे यहां 12 बजे है ना। तो जीएमटी में कितना हो रहा होगा, अगर मेरे यहां 12 बजे तो सुबह के 6:30 बजे होंगे, क्योंकि 6:30 प्लस 5.5 कितने होते हैं, 6:30 और 5.5 कितने होते, 12। तो इसका मतलब यहां जीएमटी पे कितना बज रहा होगा, 6:30। बात समझ में आ गई, 6:30 AM हो रहा होगा। और जीएमटी का मतलब तो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब ईस्ट या वेस्ट। तो इसका जवाब क्या आया, सी जवाब आया। बताओ ये आपको समझ में आया? पक्का बताइएगा, थोड़ा प्रयास कीजिएगा, 1 से 2 बार देखने का प्रयास करो, ये बात क्लियर हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई। अब बेटा ये जीएमटी का पूरा कंसेप्ट है, मतलब टाइम जोन। इस पृथ्वी पर टोटल टाइम जोन कितने हैं, 24 टाइम जोन हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आज की क्लास का लास्ट सवाल पर अब हम सेकंड लास्ट सवाल पर पहुंच गए। सेकंड लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा उम्दा है। क्या कहना चाह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर 3 सिटीज एट एनी गिवन। 3 सिटी के बारे में लिखा है, लंदन, लिस्बन, अकारा, एडिस अबाबा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात याद रखना है, इस सवाल के जवाब के अनुसार एडिस अबाबा कहां पर है, इथोपिया में है। कहां पर है, इथोपिया में है। जब आप मैप देखोगे तो मैप में आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है। इन 8 देशों से, ये 8 देश है जहां से कौन लाइन पास होती है, जीएमटी लाइन पास होती है। जीएमटी लाइन पास होती है कौन कौन सा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। ये 8 देशों से जीएमटी लाइन पास होती है। तो इन 8 देशों पर समय एक जैसा ही हो रहा होगा। बट जब आप मैप देखोगे, इथोपिया तो बहुत दूर है, इथोपिया तो यहां से बहुत दूर है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। अगर इथोपिया बहुत दूर है तो वहां का समय अलग हो रहा होगा, वहां का समय अलग हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आपके सामने क्या आएगा, इथोपिया। क्या आएगा, इथोपिया आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सर ये तो नजदीक हैं जीएमटी के, और इनमें से 2 से तो सर जीएमटी पास ही होती है, और सर पुर्तगाल तो पास में है सर जीएमटी के। और सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में होगा, एडिस अबाबा इथोपिया में, एडिस अबाबा इथोपिया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहा है तो यहां से देख लो ये कौन कौन से देशों से गुजरती है, मैंने अभी अभी आपको मैप पे दिखाया है। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट सवाल पर। आज की क्लास के लास्ट सवाल पर अब हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। पहले आप लोगों को याद रखना है, ये अगर ग्लोब है इसको बोलते हैं जीएमटी, और जो ये लाइन है ये इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ और नहीं होता, 180 डिग्री को बोलते हैं। 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो पैसिफिक ओशियन से पास होती है, प्रशांत महासागर से पास होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट क्या करती है, सेपरेट करती है 2 लैंड बॉडी को और कनेक्ट करती है 2 वाटर बॉडी को। सेपरेट करती है 2 लैंड बॉडी को, कनेक्ट करती है 2 वाटर बॉडी को, उसे आप स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन सा जवाब आएगा, बेरिंग स्ट्रेट आएगा। कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट आएगा। आपको कि सर कैसे, आइए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, सर इधर तो रशिया है और सर इधर अलास्का है, इसके बीच में जो सर ये पानी है इसे आप कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है,
बेरिंग स्ट्रेट, इस वाली स्ट्रेट को कहते हैं सर, दो लैंड बॉडी को अलग करें, इधर लैंड बॉडी अलग है, इधर अलग है, और दो जल राशियों को सर जोड़ती है, इसे स्ट्रेट कहते हैं। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ये तो बात क्लियर है। तो अब सर ये देखिएगा आप, इस सवाल का एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या करिए, बेरिंग स्ट्रेट नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन बिकॉज द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स इक्विडिस्टेंस बिटवीन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट टू इट्स ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड इट्स वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इस स्टेट के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन सर हमने जो सवाल देखा है, सर सवाल तो ये है, मैंने कहा बिल्कुल सवाल तो ये है, दुनिया में सबसे बड़ी स्टेट, सबसे बड़ी स्ट्रेट कौन सी है, स्ट्रेट मलक्का स्ट्रेट। कौन सी, मलक्का स्ट्रेट। ओके, मलक्का स्ट्रेट सबसे बड़ी स्ट्रेट है। ओके, नेक्स्ट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं, जिब्राल्टर को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं, की ऑफ मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं, जो सेपरेट करती है यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से, और कनेक्ट करती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एंड फ्लोरिडा जलडमरू, तो आप अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए में बात करते हो। तो अभी आपने ये सारी बातें कंप्लीट की, और आज के सवाल आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और अगर क्लास पसंद है तो लाइक कीजिएगा, बहुत पसंद है तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, गुप्ता क्लासेस आपके साथ बना रहेगा, बस आपसे भी उम्मीद है कि आप इन सभी वीडियोस को लगातार देखते रहें, आपका 100% लाभ होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी ये क्लास को यहां पर कंक्लूड करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।